Assalamu alaikum students, welcome to 10th lecture on organic chemistry from the platform of National Chemistry Talent Contest. In the last lecture, we started to discuss the synthesis and properties of alkenes, and in today's lecture we will continue from where we left. Until today's lecture we will have finished our topic on the properties and synthesis of alkenes. So in the next lecture we will start the reactions of alkenes. Well, so far what we have discussed is the introduction of alkenes, cis-trans easy systems for designated alkenes, relative stabilities of alkenes, cycloalkenes, and I think we have covered the first 7 topics in the last lecture. First 6 lecture topics. So today we are going to start the E1 reaction. ठीक है, ये ZZF एंड हॉफमैन रूल हमने डिस्कस कर लिया था, मुझे याद आ गया. आज हम शुरू करते हैं E1 रिएक्शन. मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, रिमाइंड करा दूं. E2 रिएक्शन हमने किए थे और उधर मैंने बताया था कि E फॉर एलिमिनेशन है, 2 फॉर बायोमोलिक्यूलर है. ठीक है, यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो उसका स्लोवेस्ट स्टेप है रिएक्शन का, उस वक्त दो स्टार्टिंग मटेरियल या 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व थे उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, उस रेट इक्वेशन के अंदर. यानी दोनों में से इधर कोई भी एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जो है वो मैटर कर सकती थी रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से. यानी किसी को एक को भी ज्यादा करते तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस होता. और आपको याद है कि बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन जो है वो उस पर अटैक करके उसको एब्स्ट्रैक्ट करती थी और फिर लिविंग ग्रुप जो है वो आगे से रिमूव हो जाता था. ठीक है, और बीच में CC डबल बॉन्ड आ जाता था. और इसके अलावा एक बात हमने और डिस्कस की थी, ये जो ज्योमेट्री है, जो अलाइनमेंट है लिविंग ग्रुप की और बीटा हाइड्रोजन की, वो एंटी पेरिप्लिनर यानी 180 डिग्री पे होती थी. और ये ज्योमेट्री बहुत जरूरी है. अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये E2 रिएक्शन भी नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि कब नहीं हो सकता. साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में जब आपके पास या साइक्लिक मॉलिक्यूल या कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर, जब आपके पास अल्फा बीटा पोजीशन पे कोई और ग्रुप लगा और आपके पास एक ही हाइड्रोजन हो, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा कि वो किस कॉन्फ़िगरेशन पे मौजूद है. तो जब भी ये रिएक्शन पॉसिबल था. बहरहाल वो अभी एग्जाम्पल दोबारा आएगी. हम E1 रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं. ये आपके सामने क्लोरो एल्केन मौजूद है, 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. E1 रिएक्शन है. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. अब देखिए, सबसे पहले ये क्लोरीन रिमूव अगर होता है सिस्टम से, ठीक है, इवन अगर क्लोरीन अगर रिमूव, मैं आपकी इमन अनवर, आई हैव रेड योर कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड यू सून. ठीक है, तो ये क्लोरीन अगर रिमूव होता है तो हमारे पास क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन एंड देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन. ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटाइन बन सकता है क्लोरीन के निकलने से, तो इसलिए ये बना है. अगर ये एक मिथाइल में रिमूव कर दूं और अगर दोनों मिथाइल रिमूव कर दूं तो जाहिर सी बात है फिर टर्शरी कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा, फिर सेकेंडरी या प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनता. इस तरह अगर मैं क्लोरीन को निकालता या ब्रोमीन को निकालता या आयोडीन को निकालता, तो उस सूरत में रिएक्शन इस तरह प्रोसीड नहीं होता है E1 रिएक्शन, क्योंकि कार्बोकैटाइन वही नजर आएगा आपको जो स्टेबल होगा. अच्छा, एक बात. दूसरी बात, ये रिएक्शन, ये स्टेप बहुत स्लो होगा. इसकी वजह यह है कि एक स्टेबल स्पीशी से आप एक अनस्टेबल स्पीशी की तरफ जा रहे हैं. हालांकि कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, लेकिन बहरहाल अब इतना भी स्टेबल नहीं होता कि आप इसको इसके मुकाबले में खड़ा कर दें. तो इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, क्योंकि स्लो स्टेप है इसका. अब जो इसके बाद होने वाला है वो क्या होगा, देखें, ये अल्फा कार्बन थी ग्रीन वाली, तो अगली वाली बीटा कार्बन हुई, और जो हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन है, जो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं. अब क्या होगा, जो बेस है, जैसे वाटर यहाँ पे एज अ बेस सर्व कर रहा है, वो बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्कीन बना लेगा. और ये जो स्टेप है ये क्विकली अकर हो जाएगा, फास्ट, क्योंकि ये
अनस्टेबल से आप स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। यहां पे एलिमिनेशन हो गई। अच्छा, आप इसी रिएक्शन को ये सोच सकते थे सर ये E2 से क्यों नहीं हो गया, क्योंकि E2 से अगर अगर होना होता तो क्या होता, ये CH3 है ना, अब ये CH3 है जिसमें जो एक H है, वाटर इस पे अटैक करे H पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ आए और क्लोरीन निकल जाए और ये एल्कीन बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो E1 कब होगा और E2 कब होगा, असल सवाल ये है। ठीक है, ये आपको जवाब अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा कि कौन सी कंडीशन E1 रिएक्शन को फेवर करेगी और कौन सी कंडीशन E2 रिएक्शन को फेवर करेगी। अच्छा, ईमन अनवर क्वेश्चन पूछती है, मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने से पहले ईमन अनवर के क्वेश्चन का जवाब दे दूं। वो कहती है सर, सो द रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज ऑलवेज सेकंड ऑर्डर। बिल्कुल, E2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होगा, जब तो ये जो नंबर 2 आ रहा है ना वो ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ना, उस वक्त जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए E2 सेकंड ऑर्डर होगा, E1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी यूनिमोलिक्यूलर होगा E1। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है, सीधी सी बात है, ये क्लोरीन निकला और हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब ये ऐसे तो नहीं निकलेगा, जो सॉल्वेंट है इसका रोल बहुत अहम है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए हमारे पास इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए और टर्शियरी कार्बोकैटायन को बनाने के लिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, देखें, पोलर सॉल्वेंट का मतलब है जिसमें कोई हेटेरोएटम हो और जाहिर सी बात है पोलैरिटी का डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो उस उनके बॉन्ड्स के दरमियान, वो कहलाते हैं पोलर। प्रोटिक का मतलब है जो एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक प्रोटॉन रखते हैं, यानी कि O के साथ सॉल्वेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ डायरेक्टली H कनेक्टेड हो। ऐसा कौन सा हो सकता है, वाटर H2O पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मिथेनॉल MEOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल तो जाहिर सी बात है एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, मिथेनॉल छोटा भाई है और इथेनॉल बड़ा भाई है। इसके अलावा एसिटिक एसिड ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये बहुत कॉमन और फेमस और सॉल्वेंट है, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड और प्रोपेनॉल भी होता है, वो भी, ये सब पोलर प्रोटिक है। पोलर ए प्रोटिक के अंदर DMF सबसे ज्यादा कॉमन है, डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, जो पोलर तो होता है लेकिन उसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है जो हेटेरोएटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक है, तो बहरहाल E1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना फेवरेबल है, क्योंकि वो ही एड करता है इस स्टेप को जो कार्बोकैटायन बनाकर दे रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन बना के दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्वेट कर लेता है उस कार्बोकैटायन के साथ। ठीक है, अच्छा, ये फारेहा अली फ्रॉम हुंजा लिखती हैं, यूजिंग अ वीक बेस प्रोमोट्स E1 while E2 इज प्रोमोटेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। यस, ये भी एक फैक्टर है फारिया, यू आर वेरी राइट। मैं ये बताने वाला था थोड़ी देर में कि वो फैक्टर्स क्या है जो E1 को फेवर करते हैं और जो E2 को फेवर करते हैं। एक फैक्टर तो ये है कि आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो वो E1 को फेवर करेगा। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है, ये जो मैंने फैक्टर बताया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें दूसरा फैक्टर ये है कि जो आपका सबस्ट्रेट है, यानी ये जो हेलो एल्केन है, वो टर्शियरी हो, यानी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो, तो E1 फेवर होगा। क्यों? क्योंकि जब हेलोजन निकलेगा तो जो 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 रिजल्टिंग कार्बोकैटायन बनेगा वो जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा है, और वो स्टेबल सबसे ज्यादा कब हो सकता है, जब टर्शियरी इन नेचर हो। तो इसका मतलब है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड E1 फेवर करेगा और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो दूसरा एक्सट्रीम है वो E2 रिएक्शन को फेवर करेगा। यानी उसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में हेलोजन पहले नहीं निकलेगा कि कार्बोकैटायन बने, उसमें साइमल्टेनियस काम होगा, यानी बेस बीटा प्रोटॉन निकाल रही होगी जिस वक्त, उसी वक्त CH बॉन्ड यानी बीटा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान CH बॉन्ड टूट रहा होगा और अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बन रहा होगा, और अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप के दरमियान सिग्मा बॉन्ड टूट भी रहा होगा। यानी इतने सारे काम साइमल्टेनियस हो रहे होंगे जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगी। तो दूसरा फैक्टर ये था। एक और फैक्टर होता है स्ट्रेंथ का, बेस की। अगर ये फारिया अली फ्रॉम हुंजा वाली बात ही मैं कोट कर रहा हूं, अगर बेस पावरफुल होगी तो फिर E2 रिएक्शन फेवर होगा, E2 बायोमोलिकुलर। और अगर बेस वीक होगी, जैसे कि वाटर इज अ वीक बेस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, OH नेगेटिव, बट H2O इज अ वीक बेस।
अगर वाटर या कोई और वीक बेस जैसे मिथेनॉल है या इथेनॉल है वो होगी तो फिर E1 रिएक्शन फेवर होगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि क्योंकि जब तक कार्बोकैटायन बना बेस ने कोई अपना किरदार ही अदा नहीं किया, यानी जब तक हेलोजन निकला तो निकल गया वो तो वैसे ही। अब जब कार्बोकैटायन बन ही गया है तो फिर बेस की स्ट्रेंथ से हमें क्या लेना देना, क्योंकि बेस वीक भी होगी तब भी वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगी। तो बेस का जो असल इम्तहान था वो तो उस वक्त था जब कार्बोकैटायन नहीं बनता और वो साइमल्टेनियसली बीटा प्रोटॉन भी निकाल रही होती और लीविंग ग्रुप भी निकल रहा होता। तो वीक बेस E1 करेगी और स्ट्रॉन्ग बेस E2 करेगी। ठीक है, ये तीसरा फैक्टर है। अच्छा, बाकी जब एक दफा कार्बोकैटायन बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन, तो बस ये वाटर वीक बेस है। और फिर वही वाली बात, वाटर नहीं भी होता इस रिएक्शन में, आप मिथेनॉल भी यूज कर लेते या इथेनॉल भी यूज कर लेते, ठीक है ना, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल था और आपके पास एल्कीन बन जाती। वाटर ने बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और सीसी बॉन्ड पाई बॉन्ड जनरेट हो गया। ठीक है, और ये फास्ट स्टेप है, यानी 2 स्टेप रिएक्शन था। और ये पहला स्टेप स्लो था चूंकि उसमें एक न्यूट्रल स्पीशीज से चार्ज स्पीशी बन रही थी, और दूसरा स्टेप जिसमें चार्ज स्पीशी से दोबारा न्यूट्रल स्पीशी बन रही है वो फास्ट है। ठीक है, और ये बात जो मैं कही है इतनी सारी ये यहाँ पे लिखी हुई है ग्रीन कलर के अंदर, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं इसको आप। अच्छा, एक अलग रिएक्शन होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एसएन रिएक्शन जो होते हैं उसमें भी फिर इसी तरह जिस तरह E1 E2 होता है ऐसी SN1 SN2 होते हैं। अब ये हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कब SN1 रिएक्शन फेवर्ड होगा और कब E1 रिएक्शन फेवर्ड होगा, या यूं कह लें अदर वे राउंड, कि अगर आप वाटर यूज कर रहे थे तो वो कब एज अ बेस यूज करे एक्ट करेगा जैसे उसने अभी किया था, कब एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा। ठीक है, मैं आपको बात समझाता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, वहां हमने ये पढ़ा था कि ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इसमें से ये क्लोरीन निकला एज क्लोराइड और ये कार्बोकैटायन बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है, ये पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो वाटर है उसने ये बीटा प्रोटॉन निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, यानी वाटर ने एज अ बेस सर्व किया था तो एल्कीन बन गया था। लेकिन अगर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल सर्व कर ले, यानी कि वाटर बजाय बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के, वाटर जो है वो कार्बन पॉजिटिव सेंटर जो है यानी कार्बोकैटायन है उस पर डायरेक्ट अटैक कर दे, तो क्या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो जाएगी? ठीक है, यानी आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, ये जो ब्लू वाला काम है ये हम पहले पढ़ चुके हैं यानी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये जो रेड वाला है ये नया है। तो अब वही वाली बात कि कब वाटर एज अ बेस सर्व करेगा और कब एज अ न्यूक्लियोफाइल सर्व करेगा। ठीक है, अच्छा, मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा ये लिखते हैं सर बेस हेयर एंड व्हेन इट अटैक्स कार्बन इट इज न्यूक्लियोफाइल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब न्यूक्लियोफाइल जो है किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है तो वो तो न्यूक्लियोफाइल ही कहलाएगा। लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल किसी प्रोटॉन पे अटैक करे H पॉजिटिव पे, या फिर किसी ऐसे हाइड्रोजन पे अटैक करे जो निकल जाए अटैक होने के नतीजे में, यानी एसिडिक नेचर हो, तो उस न्यूक्लियोफाइल को हम बेस प्रीफर करते हैं कहना। हालांकि बेस भी न्यूक्लियोफाइल ही होती है, लेकिन वो इसका एक स्पेसिफाइड एक वर्जन है न्यूक्लियोफाइल का। बेस न्यूक्लियोफाइल का एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो अब वही फेवर वाली बात आती है कि हम क्या ऐसा करें कि ये रिएक्शन E2 की तरफ गामजन हो, सॉरी, ये क्या ऐसा करें कि ये रिएक्शन एलिमिनेशन की तरफ गामजन हो बनिस्बत सब्स्टिट्यूशन के। लेकिन उससे पहले हम E1 और E2 का कंपटीशन भी देख लेते हैं कि कब E1 होता है कब E2 होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि भाई अगर टर्शरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, टर्शरी होगा तो सिर्फ E1 रिएक्शन ही फेवर्ड होगा। ठीक है, टर्शरी होगा तो सिर्फ E1 रिएक्शन फेवर्ड होगा, और अगर प्राइमरी होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो E2 रिएक्शन फेवर्ड होगा। अब बचा सेकेंडरी, अब ये बीच का है प्राइमरी और टर्शरी के बीच में। ठीक है, इसमें दोनों चीजें फेवर्ड है, इनफैक्ट दोनों ही चीजें अनफेवर्ड है, ना ये अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन E2 करेगा ना अच्छा E1 करेगा। तो इस पे फिर जाहिर सी बात है और रिएक्शन कंडीशन भी हमें देखना पड़ती है, जैसे कि टेम्परेचर है, रिएक्शन का टाइम पीरियड है, वो चीज डिक्टेट करेगी कि इसको क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये बात तो हमने कर ली है कि अगर आप कंसंट्रेशन बेस की ज्यादा रखेंगे
तो E2 फेवर्ड होगा, ठीक है। हाँ, अब ये देखें, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने टेम्परेचर रेज कर दिया रिएक्शन सिस्टम का, तो फिर एलिमिनेशन फेवर्ड होगी सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले में। जो मैंने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल सर्व करे या एज अ बेस सर्व करे, वो जो टर्शरी हेलो एल्केन का केस था। तो अब अगर आप टेम्परेचर एलिवेटेड करते हैं तो फिर रिएक्शन एलिमिनेशन की तरह फेवर्ड होगा। अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगी। तो एक तो ये फर्क हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल का बेसिक करेक्टर ज्यादा है तो फिर वो एलिमिनेशन फेवर्ड होगी, वरना सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड होगी, ठीक है। एक और फैक्टर होता है जो यहाँ मेंशन नहीं है, टाइम पीरियड। अगर आप टाइम पीरियड रिएक्शन को ज्यादा दे दें तो एलिमिनेशन फेवर्ड होती है, अगर आप लेसर टाइम रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड होती है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन होती हैं कि कब सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड है और कब एलिमिनेशन फेवर्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे ये रिएक्शन मौजूद है और ये हमें देखना है कि कंपटीशन है बेसिकली एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो आपको रेड से नजर आ रही है, सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अल्फा कार्बन पर अटैक किया और हेलोजन को निकाल दिया और आकर जुड़ गया, यानी सीधी सीधी सब्स्टिट्यूशन हो गई। एक्स रिमूव हुआ, NU आ गया और ये SN2 है। एक तो सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि क्योंकि एक्स हटा NU आया है, और 2 इसलिए कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस काम हुआ है, यानी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया अल्फा कार्बन पर, हेलोजन निकला एक ही वक्त में। अगर एक्स पहले निकाल के पॉजिटिव चार्ज लाता और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता तो मैं SN1 कहता। अच्छा, और यही न्यूक्लियोफाइल बजाय अल्फा कार्बन पे अटैक करने के, अगर ये बीटा प्रोटॉन पे अटैक करे और फिर सिग्मा बॉन्ड CH का सिग्मा बॉन्ड कोलैप्स करे और CX का बॉन्ड टूटे और CC का पाई बॉन्ड बने, तो क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगी और CC डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे आपकी स्क्रीन में मौजूद है। तो देख रहे हैं आप कि हमें बेसिकली वो फैक्टर ढूंढना है कि कब एलिमिनेशन होगी और कब सब्स्टिट्यूशन होगी। एक ही सबस्ट्रेट है, एक ही सबस्ट्रेट है, उस पे एलिमिनेशन भी हो सकती है, उस पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें फैक्टर्स है हमारे पास। देखिए, पहली बात, अगर अल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी इन नेचर है, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि इस केस में मौजूद है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो भाई सब्स्टिट्यूशन ही फेवर्ड है, ठीक है। मोस्टली इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड, इसने अल्फा कार्बन पर अटैक किया और ब्रोमीन को रिमूव कर दिया। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड हुआ है, ठीक है। अब यहां पे दो बातें हैं, लेकिन एक मैं बताऊं आपको, ये बीटा ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा, हमारे पास दो अलग अलग टाइप की बीटा कार्बन है, इसलिए अलग अलग टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलता है कोने से तो हमारे पास ये वाली एल्कीन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने दिखाई नहीं है, सॉरी, क्योंकि हाँ, ये मैंने कल बात की थी आपसे, अगर आपको याद हो कि अगर स्मॉलर साइज एल्की बेस होती है तो वो बीच से H निकालती है, यानी कि सेटजेफ प्रोडक्ट बनाती है। तो दोनों इन्होंने सूरतों में यहीं से H निकाला है और यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है। अब इन्होंने दो पॉसिबिलिटी ये दिखा दी कि एक ट्रांस एल्कीन बन जाएगा, एक सिस एल्कीन बन जाएगा, लेकिन बहरहाल बनेगी सेटजेफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं बेस का साइज यहाँ पे बड़ा रखता, जैसे कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो फिर वो यहां से H निकालता और वो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट देता। ये हमारी लास्ट लेक्चर की बात है, ठीक है। तो E2 बहरहाल फेवर्ड है, और थोड़ी सी जो बाय प्रोडक्ट बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन की है, सीधी सीधी जो इथॉक्साइड है, यानी एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे और ब्रोमीन को निकाल दे। अब देखें, ये तो हमने कर लिया है कि टर्शरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। अगर और आपके पास बेस जो है वो स्ट्रांग है, अगर बेस स्ट्रांग है तो क्या होगा, ठीक है। ये एक रिएक्शन मौजूद है आपकी स्क्रीन पे, ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे एक मिनट, जी बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं।
ओके, मैं आपके आपकी क्यूरीज अभी थोड़ी देर में एंटरटेन करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि इथॉक्साइड ने डायरेक्ट यहाँ से अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट बीटा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ से E2 रिएक्शन के थ्रू ब्रोमीन को निकाल के एल्कीन बनाया, जो 91% है। खैर आपको परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं, बस आपको पता होता है ये मेजर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए साइज की बात करते हैं। मैं साइज बताना चाह रहा था, अगर आपके पास स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल और अनहिंडर्ड साइज है, जैसे मिथॉक्साइड है, तो सीधी सीधी सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इनएविटेबल है, बहुत ज्यादा प्रोपेबल है कि मिथॉक्साइड जो है वो इस अल्फा कार्बन पर अटैक करे और ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दे, आपके पास ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी बेस है जैसे कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है, बल्कि बेस जिसे कहते हैं, हिंडर्ड बेस, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि अल्फा कार्बन पर अटैक हो, फिर सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होगी ही नहीं। ठीक है ना, एलिमिनेशन ज्यादा फेवर्ड होगी, क्योंकि इस कार्बन पे आकर इस अटैक करना थोड़ा मुश्किल काम है बनिस्बत इसके कि वो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जो आसानी से एक्सेसिबल है उसको निकाल दे और एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर दे। अच्छा, अब ये एक रिएक्शन है, ये देखें आपके सामने 2 ब्रोमो प्रोपेन मौजूद है और एसिटेट यूज किया है एज अ बेस, लेकिन आपको पता है एसिटेट बेस वीक बेस होती है। ठीक है, अब अगर वही हम जो बात कर रहे थे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आप लेते हैं इथॉक्साइड, तो एलिमिनेशन फेवर्ड है, ये 80% है, स्क्रीन पे आ रही है। ठीक है, अगर आप वीक बेस लेते हैं तो सीधी सीधी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर्ड है। ठीक है, SN2। ये वही बात है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास आता है, और फिर वही बात कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो एलिमिनेशन फेवर्ड है, E2, और तो पूरी उन्होंने 100% दिखा दी। और अगर आप वीक बेस देखें, इथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान में रखिएगा, और इथेनॉल वीक बेस है। अगर आप इथेनॉल लेते हैं तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड हो जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन फेवर करेगी और वीक बेस सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगी। ठीक है, अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात जो की थी ना, वो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की थी, जिसमें हमने हेलोजन को रिमूव किया था और एल्कीन बनाया था। अब डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे एल्कीन अल्कोहल से, ताकि एल्कीन बना सके। ठीक है, यानी एक कार्बन से OH रिमूव होगा और एक कार्बन से H रिमूव होगा। कैसे होगा? सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया आपने 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म मौजूद है, जब आपको अभी आएगा, हम जब आएगा तो हम इसको डिस्कस करते हैं। बहरहाल अभी ये है आपके सामने स्क्रीन पे कि अगर प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल है प्राइमरी, तो आपको मुश्किल से ये रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे और उसको निकालेंगे, 180 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो यही रिएक्शन 165 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और अगर आप प्राइमरी टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो ये रिएक्शन 85 पे होगा। तो टेम्परेचर देख रहे हैं किस तरह ड्रॉप हो रहा है, यानी प्राइमरी में दोबारा दिखाता हूं, सॉरी फॉर पासिंग क्विकली। अगर आप प्राइमरी ये रहा, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर 180। सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं तो इट रिक्वायर्स समहाउ लेसर टेम्परेचर 165 टू 170। और अगर आप टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं तो इट रिक्वायर्स फर्दर लेसर टेम्परेचर, दैट इज 85 डिग्री सेल्सियस। तो किस तरह टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है अल्कोहल के केस में, अगर आप जितनी हिंडर्ड अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि आपको पता है कि टर्शियरी अल्कोहल जो होती है उससे वाटर मॉलिक्यूल का निकलना ज्यादा आसान होता है बनिस्बत प्राइमरी अल्कोहल के। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल अब ये एसिडिक मीडियम में निकलती है, और एसिडिक मीडियम में होता क्या है, सबसे पहले OH प्रोटोनेट होता है OH2 पॉजिटिव में, यानी OH2, और उसके बाद फिर वो निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, यानी कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन टर्शियरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा इजीली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकती है बनिस्बत सेकेंडरी या प्राइमरी के। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट वाला केस भी हो सकता है, आपके सामने है
जो मैं बात बता रहा था, ये देखें ये OH है यानी अल्कोहलिक OH, आपने एसिड यूज किया 85% फॉस्फोरिक एसिड, तो ये एक आपकी एल्कीन ये वाली मिली जो एक्सपेक्टेड थी, यानी ये वाली 20% वाली, ये तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन एक एल्कीन आपको ऐसी मिली जो आप हैरान हो रहे होगे ये कैसे मिल गई, क्योंकि जब ये OH निकला तो H यहीं से निकल सकता था, यहां तो H है ही नहीं इस कार्बन पे, लेकिन निकला है, तो वो यकीनन पहले रीअरेंजमेंट हुई होगी, यानी पहले ये मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करके इधर आया होगा और यहाँ पे H आया होगा, और जब ये हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो अभी देखते हैं। पहले मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं उसका। ये टर्शरी अल्कोहल है स्क्रीन पे, और ये एसिडिक मीडियम है। सबसे पहले अल्कोहलिक ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेट होती है एसिड से, लाइक दिस एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, तीनों एक साइड से बात बराबर है, यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, बहरहाल ये कहलाती है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और जैसी ये हुई प्रोटोनेशन इसलिए है कि वाटर मॉलिक्यूल निकल सके, और ये देखें निकल रहा है, और टर्शरी कार्बोकैटाइन बन सके, तो ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटाइन। अच्छा, इसके बाद जो भी बेस है वॉट एवर, यहाँ वाटर है, वो बीटा हाइड्रोजन निकालेगी, तीनों बराबर है, CH3 CH3 CH3। तो आप चले ऊपर, हमने यहाँ पे खोल के दिखा दिया, तो ये H निकलेगा और ये एल्कीन आपका बच जाएगा। तो ये एलिमिनेशन जो हुई है ये इवन है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, यानी पहले लीविंग ग्रुप निकला है। अच्छा, अब से थोड़ा सा फर्क है, इसको अगर आप कंपेयर करें टर्शरी हेलो एल्केन से, तो ये टर्शरी अल्कोहल में थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि टर्शरी हेलो एल्केन में लिविंग ग्रुप यानी क्लोरीन जो था वो वैसे ही निकल गया था फौरन, ठीक है, वो फौरन ही निकल गया था, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप के बाद निकल रहा है। वजह यह है कि पहले जो OH है, क्योंकि OH पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पहले OH प्रोटोनेट होगा एसिडिक मीडियम में, OH2 पॉजिटिव बनाएगा और फिर निकलेगा, तो एक स्टेप इजाफी हो जाता है टर्शरी अल्कोहल की से वाटर से एल्कीन बनाने में बनिस्बत हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने में, ठीक है। ये पुरानी बात है, इसे रिकॉल करने के लिए आपको दिखाई गई है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर आखिर में सुपर प्राइमरी, जिसको मिथाइल कार्बोकैटाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है और उसका रीजन भी पता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप्स, जितने ज्यादा एल्काइल होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो इसको देगा कार्बोकैटाइन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफिशन सेंटर है। मोहम्मद उस्मान लिखते हैं, सर टेम्परेचर किस तरह फेवर कर रहा है एलिमिनेशन को, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन का मतलब एलिमिनेशन ही हो गया था मेरा। इसकी मैं वजह बताऊं मोहम्मद उस्मान, एलिमिनेशन जो है ना, एक तो पहली बात है इंट्रोपिकली फेवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि इंट्रोपी किसे कहते हैं, डिसऑर्डरनेस, जितने कम से आप ज्यादा की तरफ मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की तरफ जा रहे होते हैं उतनी ज्यादा इंट्रोपी पड़ती है। तो एलिमिनेशन में हमारे पास चूंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स बनती है, ज्यादा इस तरह के बनती है कि जो वाटर निकल रहा है हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं और ग्रुप्स को भी, तो टेम्परेचर जो है ना वो जितना आप रेज करेंगे उतनी इंट्रोपिकली फेवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोमोट होता है। ये बिल्कुल उस अकॉर्डेंस में है, गिब्स एनर्जी जो होती है, गिब्स एनर्जी इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। डेल्टा G जितना नेगेटिव होता है उसका मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो आप अगर कम कर देंगे, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, तो डेल्टा एच एंड एंट्रोपी वो तो बढ़ रही है, वो रेज कर रही है, और टेम्परेचर आप भी साथ में आप रेज कर दें, तो जब टी भी रेज कर देंगे और डेल्टा एच तो ऑलरेडी रेज हो रहा है, तो दोनों जो हायर नंबर हो जाएंगे ना, तो वो उतनी ही बड़ी नेगेटिव वैल्यू बनाएंगे, तो फिर वो डेल्टा एच जो है आपका जितना भी छोटा या बड़ा हो, तो डेल्टा जी आपका उतना ही नीचे रहेगा। मैं असल में ये ओरली बात समझा रहा हूँ आपको, तो शायद इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन अगर ये मैं आपको लिख के समझाता तो आपकी समझ में आ जाता। चले थैंक यू फॉर योर नाइस फीडबैक सर, लवली, आई हैव गॉट इट, ओके। ये तो वही ग्राफिकल चीजें हैं, ये सारे मैकेनिज्म हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पास कर रहा हूँ। अब ये इवन शुरू हो गया, इसमें क्या है, सबसे पहले आपने प्रोटोनेट तो कर लिया, ये बन गया। अब देखें यहाँ पे ना ये जो प्रोटोनेटेड वाटर है OH जो है, इसको मैं निकाल नहीं रहा ऐसे, क्योंकि अगर मैं निकाल दूंगा ना तो मुझे बदले में प्राइमरी कार्बोकैटाइन मिलेगा,
है ना, तो वो मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन से स्टेबल नहीं होता। अगर टर्शरी अल्कोहल होता ये, यानी ये जो दो एच हैं ये वाले अल्फा वाले ना, ये अगर एल्काइल एल्काइल होते तो ये टर्शरी अल्कोहल होता, तो फिर हम प्रोटोनेट करके तो निकाल देते इसको, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते, तो नहीं निकाले, हमें क्या जा रहा है, हम करेंगे क्या, बेस को लाके इसी इसी सूरत हाल में, इसी हालत में बीटा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवा के वाटर निकाल देंगे। देख रहे यहाँ पे OH2 हमने पहले अलग से नहीं निकाला, इसलिए कि हम रिजल्टिंग कार्बोकैटायन जो हमारा इतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये E2 रिएक्शन हो गया। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो E2 रिएक्शन के थ्रू एल्कीन देती है, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो E1 रिएक्शन के थ्रू एल्कीन देती है, और ये आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी ऑब्वियसली। और आप देख भी सकते हैं मैं क्यों कह रहा होता एंट्रोपिकली फेवर्ड, कि आपको एल्कीन नहीं मिल रहा है, साथ में आपको जो बेस है वो प्रोटोनेट होकर भी मिल रही है आपको, और साथ में, ठीक है ना, एसिड भी यहाँ पे मिला है। तो ये तीन चीज, यानी दो से आपको तीन चीजें मिल रही है, तो एंट्रोपिकली फेवर्ड एलिमिनेशन, ऐसे केस में टी का बढ़ना और अच्छी बात है। ये अभी बात कर रहे थे हम रीअरेंजमेंट की, जो थोड़ी देर पहले की थी। अब इसका स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा रिएक्शन दोबारा देख लें। ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, और आपने जब एसिड यूज किया तो आप यकीनन यही समझ रहे होंगे कि ये प्रोटोनेट होगा और ये निकल जाएगा, ताकि आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल जाए, बिल्कुल ऐसा होगा। अब ये प्रोटॉन इस साइड पे तो है, यहां नहीं है, तो इसलिए यहीं से निकलेगा और ये एल्कीन बना लेगा, लेकिन ये सिर्फ 20% है माइनर, तो बाकी इतनी सारी एल्कीन मेजर ये कैसे बन गई, ये थ्रू रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ है क्या। पहले इसको स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले वही हाइड्रोक्सी जो है अल्कोहल का, वो प्रोटोनेट हुआ एसिड से, OH2 पॉजिटिव हुआ, और फिर ये निकल भी गया। ठीक है, यानी ये जो OH2 है ये रिमूव हो जाएगा सिस्टम से, और आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। अब तक तो सब कुछ एक्सपेक्टेड चल रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन मॉडरेटली स्टेबल होता है। ठीक है, यानी टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। ओके ओके मोहम्मद उस्मान, सॉरी फॉर गोइंग वेरी फास्ट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये रिपीटेड है इसलिए मैं कर रहा था। ओके सॉरी। अच्छा, टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन उसके मुकाबले में कम स्टेबल होता है। तो अगर हम ये देखें कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो जिसमें ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाए, तो कितना अच्छा होगा। और है, लकीली है, वो ऐसे है कि ये वाला जो एडजेसेंट मिथाइल है, ये वाला, ये तीनों एक ही बात है, ये अगर माइग्रेट करके यहां आ जाए, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, इसके थ्रू आएगा, तो क्या होगा, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहां आने से ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शरी कार्बोकैटायन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, यानी यहां पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अब ये माइग्रेशन जो है इसको हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट कहते हैं, और इसको करने से हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल हमारे पास आ सकता है। और ये जब आ जाएगा तो फिर आप जानते हैं अगला स्टेप क्या होगा, ये बात लिखी हुई है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंजेस टू हैव 3 डिग्री। अब ये आ जाएगा तो क्या होगा, अब जो बेस है वो यहां से H निकालेगी, ठीक है, पिंक वाला या ब्लू वाला, दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएंगी। अच्छा, ठीक है, दोनों एल्कीन्स बनी, और जहन में रहे कि दोनों आइसोमर्स हैं आपस में, पोजिशनल आइसोमर्स हैं, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रेड वाले को हम इसलिए कह रहे हैं कि मोर स्टेबल एल्कीन रेड वाले को इसलिए कह रहे हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, यही बात मैं कर रहा था कि रीअरेंजमेंट जो हुई थी, यानी माइग्रेशन हुई थी मिथाइल ग्रुप की, वो बिल्कुल हुई थी इसलिए कि आप 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, अब ये मिथेनाइड माइग्रेशन लिख रहे हैं। मिथेनाइड लफ्ज मैं बताता हूं आपको क्यों लिख रहे हैं। असल में ये जो मिथाइल मूव कर रहा है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, यानी ये पॉजिटिव सेंटर पे आ रहा है, तो फिर कोई नेगेटिव चीज ही आएगी ना जब पॉजिटिव के पास आ रही है। तो ये जो CH3 ये नेगेटिव बनकर आ रहा है, इसलिए ये आखिर में जो IDE आइड लगाया है, ये एनायनिक फॉर्म,
के लिए लगता है ना, जैसे फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, तो इसलिए लगा दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये CH3 नेगेटिव बन के आ रहा है, लेकिन मतलब यही ये है कि CH3 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, यानी फ्री फॉर्म में नहीं आ रहा, कहीं से आप कार्बन आयन लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए इसको मिथेनाइड लगता है कि इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है मिथाइल, मिथेनाइड आइन सॉरी मिथेनाइड माइग्रेशन। तो बहरहाल 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रही है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि रीअरेंजमेंट होगी, कब होगी? इसका जवाब है कि देखें, रीअरेंजमेंट जो है उसका होने का असल मकसद क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन करना। अगर आपको लगता है कि जरा सी मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होने से कोई और बेहतर चीज बन सकती है तो वो बनेगी, नहीं बन सकती तो नहीं होगी। यहां पे देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रही थी तो आपने 3 डिग्री बना दी क्योंकि मुमकिन था। लेकिन अगर पहले ही 3 डिग्री कोई चीज बन रही होती तो फिर उससे अच्छा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर आप 2 डिग्री नहीं बनाएंगे, हालांकि 3 डिग्री एक चीज बन रही है तो थोड़ा सा रीअरेंज होकर वो 2 डिग्री भी बन सकती है। लेकिन ये तो फिर फजूल काम है ना, जब एक ऑलरेडी स्टेबल चीज बन गई है तो फिर आप क्यों अनस्टेबल चीज बनाएंगे? तो रीअरेंजमेंट का मकसद होता है टू गेट द मोर स्टेबिलिटी इफ देयर इज अ चांस। अगर चांस है तो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अगर फर्ज करें ये मिथाइल होता ही नहीं यहाँ पे, ये मिथाइल जो 3 है ना, एक फर्ज करें मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, तो फिर ये रीअरेंजमेंट नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि अगर आप जबरदस्ती करा भी देते तब भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता। फर्ज करें ये जो मिथाइल है ये H है, नहीं है मिथाइल, और आप इस मिथाइल को यहाँ लाते तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो वो भी सेकेंडरी रहता। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी रहेगा तो फायदा क्या हुआ रीअरेंजमेंट का? तो फिर नहीं होती रीअरेंजमेंट ऐसे केस में। अच्छा खैर, जरूरी नहीं है कि ये जो रीअरेंजमेंट है ये, हाँ 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 मैं आपकी बात समझ गया सिबगा आलम, वो जो आप कहना चाह रही हैं वो यही इसी एग्जाम्पल में आ रहा है। ऐसे केस में क्या होता है कि हाँ अगर H माइग्रेट कर जाता, जो अभी मैं पहले आपको बता रहा था पीछे कि मिथाइल माइग्रेट करता तो फिर क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं था, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बनता। लेकिन जरूरी नहीं है कि मिथाइल ही माइग्रेट कर सकता है, हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकता है। अगर हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाए तो हाँ दोबारा फायदा हो जाएगा कि 2 डिग्री से 3 डिग्री मिल जाएगा। तो ये जरूरी ये भी नहीं है कि अल्काइल ही माइग्रेट करे, हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकता है, यानी वो हाइड्राइड कहलाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रही है कोई चीज, या 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रही है, या 1 डिग्री से डायरेक्ट 3 डिग्री बन रही है, वॉट एवर, तो माइग्रेशन होगी। चाहे उसके लिए अल्काइल को माइग्रेट करना पड़े, चाहे उसके लिए हाइड्रोजन को माइग्रेट करना पड़े। सिबगा आलम फ्रॉम मीरपुर माथेलो, शी राइट्स, सर द मिथाइल ग्रुप कैन माइग्रेट अक्रॉस हाउ मेनी कार्बन्स? ओनली वन और इट कैन बाईपास मोर कार्बन्स? ओके, दैट्स वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। इसका जवाब है कि माइग्रेशन जो है ना वो होती 1 कार्बन पे ही है, यानी वो एडजेसेंट ही जाता है यूजुअली, यानी 1-2 माइग्रेशन इसको कहते हैं, 1,2 माइग्रेशन। अच्छा, अगर एक से ज्यादा कार्बन पे जाना है तो उसका तरीका ये होता है कि पहले 1-2 माइग्रेशन होगी, फिर नया 1-2, फिर नया 1-2, फिर नया 1-2। क्या मतलब? स्टेप वाइज होगी। जैसे आपको सीढ़ी के जरिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है सीढ़ी के जरिए, तो आपको एक एक स्टेप करके ही आना पड़ेगा ना, पैर रखेंगे फिर रखेंगे। तो इसी तरह एक एक स्टेप करके होगी, यानी एल्काइल ग्रुप या हाइड्राइड पहले शिफ्ट होगा बराबर वाले कार्बन पे, फिर उससे बराबर अंटिल जब आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। वैसे डायरेक्ट माइग्रेशन पॉसिबल है अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कोई इस तरह की हो जाए कॉन्फर्मेशनली, तो वो आगे से घूम के पूरा वापस उसके करीब आ जाए तो हो जाती है। एक रीअरेंजमेंट होती है, उसका नाम होता है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। उसमें यही होता है कि वो गैमा हाइड्रोजन जो है गैमा पोजीशन पे जाके, यानी अल्फा फिर बीटा फिर गैमा कार्बन और फिर उस पर भी हाइड्रोजन लगा हो, तो गैमा हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली माइग्रेट कर जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि वो कॉन्फर्मेशनली उसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि वो माइग्रेशन पॉसिबल होती है। तो वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का खैर एक अलग टॉपिक है। अच्छा, मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर ये लिखते हैं, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट व्हेन द 2 कार्बन इज प्राइमरी? मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हैं? जब 2 कार्बन प्राइमरी हों तो फिर माइग्रेशन नहीं होगी। देखिए माइग्रेशन का सीधा सा असूल है, बस ज्यादा ना खुद कंफ्यूज हो ना मुझे करें, सीधा सा असूल है।
अगर किसी ग्रुप के एक जगह से दूसरी जगह मूव होने से कुछ बदले में स्टेबल कार्बोकैटायन मिले तो वो होगा, वरना नहीं होगा। अब आपको अलग से मालूम है टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक कोई कुछ आपने किया ऑपरेशन और टर्शरी कार्बोकैटायन मिल गया, ठीक है, मोहम्मद उस्मान ने लिखा है सर आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस माइग्रेशन। चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ मोहम्मद उस्मान। देखिए माइग्रेशन का मतलब होता है कि इट हैपन्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बेहतरी के लिए हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल की बेहतरी के लिए हो रहा होता है। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकैटायन बना हुआ है तो माइग्रेशन नहीं होगी, जरूरत ही नहीं है, एक चीज पहले इतनी अच्छी है क्यों होगी। तो माइग्रेशन होती इसी वक्त है जब आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो और टर्शरी बनने का इम्कान हो तो होगी, या प्राइमरी कार्बोकैटायन हो और सेकेंडरी बनने का इम्कान हो, या डायरेक्ट टर्शरी बनने का इम्कान हो। बहरहाल लोअर डिग्री से हायर डिग्री की तरफ अगर इम्कान हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो माइग्रेशन होती है, ठीक है। चलिए बहुत माइग्रेशन माइग्रेशन हो गई। अच्छा ये मोहम्मद उस्मान लिख रहे हैं कि सर मुझे समझ में तो आ गया लेकिन बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है। वियर्ड क्यों है, देखिए माइग्रेशन रियल लाइफ में भी लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, किसी प्रॉब्लम को तहत ही करेंगे ना। अगर कोई शख्स किसी जगह पे अच्छा सेटल्ड है और हर तरह सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो क्यों माइग्रेशन करेगा। तो माइग्रेट जो करते हैं लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे, नकल मकानी या हिजरत, वो इसीलिए करते हैं कि भाई यहाँ से हमें प्रॉब्लम है, हमें वहां ना मिले, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली, लग्जरी कह ले, लग्जरी तो खैर बहुत ही हाई फाई वर्ड हो जाएगा कि वो एक जो भी टायरनी या कोई ऑपरेशन का में मुब्तला होता है उसको रिड करने के लिए, गेट रिड ऑफ दैट, अपने आप को वो उस तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, बेटर लाइफ के लिए। वेरी गुड, बेटर लाइफ लफ्ज ज्यादा बेहतर है, लग्जरी तो चले बहुत ही एडवांस हो जाएगा, ठीक है। चले खैर, ये भी माइग्रेशन है और साथ में रिंग एक्सपेंशन भी है, ठीक है। अच्छा कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये कार्बोकैटायन है जो कि सेकेंडरी है। भाई ये मोहम्मद उस्मान और मोजम्मिल अली प्लीज ऐसे कमेंट्स ना लिखें, ठीक है। अच्छा, अच्छा रिंग एक्सपेंशन, ये जो कार्बोकैटायन है ये सेकेंडरी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ये थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, इसकी वजह ये है कि इसकी माइग्रेशन करने के नतीजे में रिंग का साइज भी बढ़ गया, 5 से 6 मेंबर हो गया। कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको। ये जो सीसी बॉन्ड है ये वाला, ये कार्बन और ये कार्बन, सीसी बॉन्ड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये यहां से ब्रेक हो सेंटर से, और इस कार्बन से, यानी ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन ले अपने अपने हिस्से का भी और इस कार्बन का भी, यानी ये यहां मूव करे ऊपर से नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। और ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां चला जाए, इसके साथ बॉन्ड कर ले, तो ये आपके सामने प्रोडक्ट में बना हुआ है। ऐसा करने से ये देखें, ये कार्बन ने इससे बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा इस कार्बन ने इसके साथ, देखें ये मैं आपको बता दूं बात, ये रिकॉर्डिंग के साथ साथ चैट भी रिकॉर्ड हो रही होती है, तो काइंडली इसको प्राइवेट पर्पस के लिए यूज ना करें, ये चैट रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। अच्छा तो ये जब कार्बन है ये यहां मूव करेगा, तो इस कार्बन है, ये जो देखो मैं पॉइंट कर रहा हूं, इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, इन अ सेंस के ये कल भी न्यूट्रल था आज भी न्यूट्रल है। यानी इसने बस फर्क ये है कि इसने किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, अब किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा करने से ये वाली कार्बन जो है, ये वाली, इसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो गई, ये ट्राइवैलेंसी की तरफ चला गया, यानी कि ये न्यूट्रल से कैटाइन बन गया। लेकिन ये कैटाइन बेहतर है पिछले कैटाइन से, पिछला कैटाइन तो सेकेंडरी था, ये कैटाइन टर्शरी है। तो माइग्रेशन होती है हमेशा हायर डिग्री कैटाइन के लिए। तो सेकेंडरी कैटाइन से, कार्बोकैटाइन से टर्शरी कार्बोकैटाइन बना, और उसी वक्त 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बना, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। जो बातें मैंने बताई वो एरो की सूरत में भी आप समझ सकते हैं। और इस सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, ये जो 6 मेंबर है, इसको और अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके इन्होंने लिख दिया है, तो ये देखिए ये बन गया है। तो ये रिंग एक्सपेंशन भी इस तरह होती है माइग्रेशन से। और जाहिर सी बात है अगर ये वाला कार्बोकैटाइन होता यानी सेकंड पिक्चर, तो ये फर्स्ट की तरफ नहीं जाती, क्यों जाएगी जब ऑलरेडी टर्शरी है, तो क्यों
सेकेंडरी होगा। और ये डबली फेवर्ड भी है, मैं आपको बताऊं। डबली फेवर्ड इसलिए कि एक तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शरी बन रहा है, एक फेवर तो ये है। एक फेवर और है कि 5 मेंबर ड्रिंक से 6 मेंबर ड्रिंक की तरफ जा रहे हैं आप। ये बात हम पढ़ चुके हैं साइक्लोएल्केन की केमिस्ट्री में कि जो 5 मेंबर ड्रिंक है वो स्ट्रेंड होता है समहाउ 6 मेंबर के मुकाबले में, क्योंकि जो चेयर फॉर्म होती है 6 मेंबर कार्बन में वो स्ट्रेन फ्री होती है, उसमें ना एंगल स्ट्रेन होता है ना उसमें एक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है। जबकि जो 5 मेंबर कार्बन होते हैं यानी साइक्लोप्रोपेंटेन जो होता है, ऑल्दो कि वो एक्लिप्सिंग स्ट्रेन थोड़ा सा अवॉइड कर लेता है अपने आप को पकड़ करके, पकड़ कॉन्फर्मेशन से, लेकिन बहरहाल उसमें एक एंगल स्ट्रेन जो है वो रिंग स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन और एक्लिप्सिंग स्ट्रेन फिर भी मौजूद होता है। तो बस ये बार बार रीअरेंजमेंट आ रही है घूम घूम कर। ठीक है, ये तो वही रिएक्शंस हैं। देखें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल थी, ये प्रोटोनेट हुई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ था, प्रोटोनेट इस HCl जो कि यकीनन एसिड है, तो A नेगेटिव ने ये प्रोटॉन निकाला और ये एल्कीन बन गया। ये तो सीधा सीधा E2 हो गया। अब हमारे पास अगर हम इसको एसिडिफाई करें, ये बेसिकली एल्कीन का रिएक्शन हो जाएगा, तो ये कैटाइन ये वाला बनेगा बिकॉज ऑफ मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, और फिर ये जो कैटाइन है वो यहां से H निकाल दे, कैटाइन जो है उसके इस साइड से H निकले तो हमारे पास ये एल्कीन मिल जाएगी। तो ओवरऑल इस एल्कीन से आप इस एल्कीन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ टॉपिक था हमारा माइग्रेशन का, और इसके साथ ही हमारे ये जो एल्कीन की सिंथेसिस है वो खत्म हो गई। मैं आपको रिकॉल कर दूं, एल्कीन की सिंथेसिस में हमने बेसिकली पढ़े ही 2 टॉपिक्स, दैट्स इट। एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड, और एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बस हमने 2 रिएक्शंस पढ़े, यानी हमने 2 तरीके से एल्कीन बनाना सीखी है। अब ये इन 2 तरीकों को सीखने के लिए हमने 2 लेक्चर लगा दिए अपने, तकरीबन 1.5 लेक्चर्स, क्योंकि इन्हीं के अंदर हमने फिर ये कॉन्सेप्ट सीखा कि ई जो होता है ई रिएक्शन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, वो E1 भी होता है E2 भी होता है। फिर हमने ये भी सीखा कि जिस तरह ई रिएक्शन होता है ऐसे SN रिएक्शन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनमें भी कंपटीशन हो जाता है कि कब सब्स्टिट्यूशन होगी कब एलिमिनेशन होगी। और अगर चले आपने डिसाइड कर ही लिया कि एलिमिनेशन होगी, तो फिर दोबारा एक कंपटीशन होता है कि कब E1 होगा कब E2 होगा। तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, उसके हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए, जिस तरह के टेम्परेचर, टर्शरी इसका बेस का साइज या आपका सबस्ट्रेट का साइज या आपके रिएक्शन का टाइम पीरियड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने रीअरेंजमेंट का टॉपिक भी डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हायर कार्बोकैटायन, हायर डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है तो फिर वो बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें डिस्कस की थी। अगले लेक्चर में हम जो है वो रिएक्शन ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है वो टॉपिक, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ रिएक्शंस आएंगे। उसमें मतलब कभी आपके पास हाइड्रेशन होगी, कभी हाइड्रोब्रोमिनेशन होगी, कभी ऑक्सीडेशन होगी, कभी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगी, बहुत सारे रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्शन थे, लेकिन हमने उसको इतने डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस किया कि वो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा सर चीजें बार बार रिपीट हो रही है, और हो भी रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बहरहाल वो जरूरी थी बताना। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था एलिमिनेशन इसकी, कि हाँ याद आ गई मुझे बात ये थी कि हमने एल्कीन की जो सिंथेसिस है या फॉर्मेशन है वो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन से तो कर ली है, लेकिन सिर्फ यही 2 तरीके नहीं होते एल्कीन बनाने के। एल्कीन बन सकता है अगर आपके पास एल्काइन है और आप उसको आप हाइड्रोजिनेट कर दें, एल्काइन की हाइड्रोजिनेशन कर दें, लेकिन वाजे रहे कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करनी है, यानी ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पर लाके रोक देना है। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कर दें, यानी जिसको आप ओवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, तो एल्केन बन जाएगा। तो एल्काइन की हाइड्रोजिनेशन से भी एल्कीन बन सकता है। ठीक है, जो हमने यहां डिस्कस नहीं किया है। और एक तरीका और होता है
बनने का, एल्कीन की सिंथेसिस का, वो होता है मैकमेरे कपलिंग रिएक्शन। यानी जब दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आप मर्ज कर देते हैं, एक कपल कर देते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, TiO2, तो भी एल्कीन बनती है। ठीक है, तो वो रिएक्शंस आएंगे, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो थोड़े से एडवांस रिएक्शन है, जैसे ये मैकमेरे कपलिंग है, तो वो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बेसिक से अभी हमने पढ़े थे, क्योंकि अभी हम अपने बेसिक केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब आपके आईको के प्रॉब्लम्स भी आ चुके हैं, अगर आपने देखे हो वेबसाइट पे, आईको 2021 लिखिएगा गूगल पे और जाके देखिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप प्रिपरेटरी प्रॉब्लम। तो आपको अंदाजा होगा कि वो उसका लेवल और उसका लेवल में बहुत फर्क है। बहरहाल मैं आपको ये पहले सिखाऊंगा तो ही हम वो प्रॉब्लम्स कर सकेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।